यस बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जिनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। रीजंस के साथ मैंने बहुत सारी बातें आपको विद लॉजिक्स मैंने क्लियर कर दी थी बेटा, बहुत सारी बातें। और आज का जो टॉपिक हमारा चलेगा वो चलेगा कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और जो भी बातें बेटा आज भी हम पढ़ने वाले हैं वो बातें भी हम लॉजिक के साथ पढ़ने वाले हैं कि जिन बातों को जोड़ना है तो आखिरकार उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों जोड़ना है, व्हाई द आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ कल के टॉपिक का भी पता चलेगा। ठीक है, कल के टॉपिक का भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम इंक्लूडेड को पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है नॉट इंक्लूडेड वाले मैटर्स भी बीच में डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप मेरी बात को सुने। जैसे फर्स्ट बात है इसके अंदर डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। जी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज बच्चों क्या मतलब? डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का क्या मतलब बेटा? मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो डिफेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय द पुलिसमैन, है ना, बाय द जजेस। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है बाय द पुलिसमैन, है ना। तो इसके अंदर ये जो सर्विसेज हैं क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएं या नहीं, इन सर्विसेज की वैल्यूएशंस को? तो बच्चे ऐसा है, यहां दो मैटर्स हैं। एक, सबसे पहली बात कि ये जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड की जाती हैं और इन सर्विसेज का जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है वो निकल के आता है पीसफुल एनवायरनमेंट। क्या मतलब बेटा? पुलिस है शहर में तो ही क्राइम नहीं है ना, है ना। अगर पुलिस ना हो, केस ना हो सकता हो किसी पे, तो क्राइम बढ़ेगा, राइट। तो पीसफुल एनवायरनमेंट इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब उसके हिसाब से बात करो तो ये इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज हैं, तो इनकी वैल्यूएशन को नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर हमें नहीं लेना चाहिए इन दैट केस। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये अपने आप में फाइनल सर्विसेज ही हैं, हाँ, ठीक है ना, तो हम उस एंगल से नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। बट ये है कि आप दोनों ही मैटर्स को लेके चल सकते हैं, इंक्लूड भी और नॉट इंक्लूड भी। तो यहां पर ये बोल रखा है एज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन दीज आर ट्रीटेड एज फाइनल, देयरफॉर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सो यहां पर एक बात और लिखी है, बट दीज मे बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएटरी सर्विसेज एज दे प्रोवाइड द पीसफुल एनवायरनमेंट टू द प्रोडक्टिव पर्पस। अब दोनों ही बातें हैं। तो कन्वेंशनली, ठीक है, अजम्पशन के बेसिस पे हम इसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, इनको अपने आप में फाइनल मानते हुए, सो इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड बच्चों, फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज देती है, राइट। अब आप कहेंगे सर ये फ्री सर्विसेज कैसे? बेटा बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं। फ्री सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री खाना बच्चों के लिए, मिड डे मील्स, है ना। गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज दे रही है आपको हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट फ्री में इलाज कर रही है। अभी कोरोना में देखो आप कितना टेस्टिंग फ्री, ठीक है, ट्रीटमेंट फ्री, ठीक है, ये सब कुछ गवर्नमेंट फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है। तो क्या ये वैल्यूएशन जुड़ेंगी? आंसर इज यस, बिल्कुल जुड़ेंगी सर। क्यों? रीजन बेटा ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आप याद करो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या क्या जोड़ते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन नेट एक्सपोर्ट्स जोड़ते हैं ना बेटा। तो वहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट इसमें जितना फूड पे खर्च कर रही है, जितना गवर्नमेंट मेडिसिन पे खर्च कर रही है,
राइट। जितना गवर्नमेंट जो है और खर्च कर रही है, यू कैन से हमारे देश की सेनाओं पे, यूनिफॉर्म पे, है ना, आर्मी एटसेट्रा, तो इनके ऊपर भी तो खर्चा होता है। तो ये गवर्नमेंट का सबका सब क्या है बेटा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इन सब जगहों पर किए गए खर्चे को नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर 100% श्योर जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरी बात पे आओ बच्चों, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। याद करो बच्चों, याद करो आप, किसके बारे में बात होगी यहां पर जब बात एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की आ गई बेटा, इनकम मेथड के बारे में बात होने जा रही है यहां पर। सोचिए आप, इनकम मेथड में आप लोग क्या क्या जुड़वाया था आपको मैंने, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिन इन तीनों चीजों का अदर नाम ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस साथ में क्या जोड़ा था बेटा, सीटीई। फिर सीटीई के क्या एलिमेंट थे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। बोलो बेटा, था ना। तो आपका जो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ में, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर का क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में किया गया कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए तो उसका पीएफ कराया जाता है, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, तो यस, ये उसका सीटीई का पार्ट है। और सीटीई किसका पार्ट है, सीटीई साहब एन एन ना डी कह लो। वैसे तो एनएनपी एट एफसी का भी पार्ट हो ही गया, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर मैं स्मॉलेस्ट पार्ट से चलूं तो एन डी पी एट एफसी का पार्ट है, एंड हेंस नेशनल इनकम का तो पार्ट अपने आप हो ही गया। तो यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट ऑन बिल्डिंग रेंटेड आउट टू द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। इन इंडिया, इंडिया में फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज जी, और इंडियन रेजिडेंट्स ने रिसीव किया उसके ऊपर रेंट। सोचो बच्चों, सोचो आप, इंडिया के रेजिडेंट्स ने रेंट रिसीव किया फॉरेन एम्बेसीज को लेट आउट करवा के, जमीन को लेट आउट करके इंडियन रेजिडेंट्स ने रेंट रिसीव किया। अब रेजिडेंट्स कहां के भाई, इंडिया के। अब रेंट रिसीव हुआ, फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ठीक है, तो अच्छा एक बात और है कि ये फैक्टर इनकम मिली भी कहां से है, अब्रॉड से। ठीक है ना, क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोगों ने ही तो फैक्टर इनकम पे करी है बेटा। तो ये किसका हिस्सा हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफवाईए, यही तो होता है बेटा। तो ये रेंट मिला तो एनएफवाईए का हिस्सा है, और एनएफवाईए जो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो किसको किसमें कन्वर्ट करता है, डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है, क्या ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है, तो आंसर आएगा नो। लेकिन जब आपसे पूछा जाए क्या ये नेशनल, और हम किसके बारे में बात करें बेटा, कैलकुलेशन ऑफ, हम बात नेशनल इनकम की करें। देखो, is it included in the estimation of national income? Yeah. Why? Because in the national income, net factor income from abroad is included, and NFYA means factor income from abroad minus to abroad. And what is from abroad? From abroad is this one जो दिया हुआ है आपको, this is factor income from abroad. Yes, it will be included in the net factor income from abroad and hence in national income. Done बचे fourth, fifth, प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन बैंक। लो जी, इंडिया का रेजिडेंट है, राइट, इन फॉरेन कंट्री में इंडिया के रेजिडेंट्स को इनकम रिसीव हुई, क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही ऊपर वाला टॉपिक हो गया। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब ये किसका हिस्सा है, एनएफवाईए का हिस्सा है। इसका मतलब एनएनपी एट एफसी के अंदर यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वेजेस रिसीव्ड बाय इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग आउट इन पाकिस्तान एम्बेसी। ओके, अब पाकिस्तान एम्बेसी में इंडिया के एम्प्लॉइज काम कर, इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के रेजिडेंट, तो बेटा इनकम कहां से जनरेट हो रही है, फॉरेन से इंडिया में रिसीव इनकम हो रही है, रिसीव अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ एनएफवाईए एंड हेंस विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट इंडिया के फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन यूएसए।
अब यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रखी है बच्चों, कर किसने रखी है? इंडिया के रेजिडेंट्स ने। अब इंडिया का रेजिडेंट अगर यूएसए में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहां से जो इनकम जनरेट करवाएगा, अब ये एक बात सुनो यहां पर, डिविडेंड खुद किसका पार्ट है बच्चों? प्रॉफिट का। याद करो बच्चों, आप लोग याद करो, आप ध्यान से सोचो। मैंने आपको प्रॉफिट के 3 एलिमेंट्स बताए थे। प्रॉफिट का पहला पार्ट डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। प्रॉफिट का दूसरा पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स, जो गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में जाता है। प्रॉफिट का बेटा तीसरा पार्ट रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसका नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। यही बात है ना बेटा? तो यहां पर डिविडेंड है, तो डिविडेंड अपने आप में किसका हिस्सा है बेटा? प्रॉफिट का हिस्सा है। तो इंडियन रेजिडेंट्स को एक तरह से प्रॉफिट का एक पार्ट डिविडेंड रिसीव हुआ, और प्रॉफिट खुद फैक्टर इनकम है। तो इसका मतलब यूएसए से फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब किसका पार्ट है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब बेटा नेशनल इनकम का भी पार्ट हो गया ना, एनएनपी एट एफसी का भी पार्ट है। ठीक है? हाँ, मैं बार बार बोले जा रहा हूं, अगर ऊपर हेडिंग बनी होती, इज इट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो रिजल्ट विल बी नो सर। द क्वेश्चन इज because in the domestic income you includes the income which is earned in the domestic territory of a country either by the normal resident of that country or by non-resident of that country, right? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई इनकम होनी चाहिए अगर हम डोमेस्टिक इनकम पर चर्चा कर रहे हैं तो। और बेटा अगर हम नेशनल इनकम पे चर्चा कर रहे हैं तो इनकम अर्न हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई हुई होनी चाहिए, चाहे वो उसने हमारे देश में कमाई हो चाहे फॉरेन कंट्री में कमाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनकम हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने ही कमाई होनी चाहिए, ये मतलब है बेटा। तो यस, ये इंक्लूड होगा। ओके, अगली बात आ जाती है, बात बेटा आ जाती है यहां पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस होगा, होगा, बहुत सिंपल। ये वो बताया था मैंने आपको, ग्रॉस, हाँ क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, याद करो उसके 3 एलिमेंट थे। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, आरसी लिख दिया मैंने, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हो ना, गवर्नमेंट जो खर्च करे कैपिटल फॉर्मेशन, स्कूल्स, डैम्स पे एक्सेट्रा, और प्रोड्यूसर जो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा है, ये सब कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स जोड़ने होते हैं हमें, और प्रोड्यूसर का तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी होती है। खैर ये सब करके हम पहुंचते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो अपने को तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन उसका हिस्सा है ही है, yes, it is a part of gross domestic capital formation, and if it is part of this one, then definitely this is including according to the expenditure method, it is a part of NNP at FC, because आप सारे खर्चे जोड़ के कहां पहुंचते हो? GDP at MP, और GDP at MP से आप कहां पहुंचते हो? NNP at FC. तो yes, it will be included. Okay, 9th, rent free house given to an employee to an employer, rent free house given to an employee by an employer, yes, will be included. Why? बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो CTE देता है, सोचो आप, जो CTE कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉई के बारे में हमने बात की थी, तो उस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉई के अंदर क्या क्या बोला था? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब काइंड में क्या होता है? कैश नहीं होता, पर कैश नहीं होता, पर जोन सा सामान, राइट, अदर देन कैश, जो चीजें दी जाती हैं सपोर्टिवली, वो काइंड होता है। तो ये जो है एक मकान दे दिया जिसका किराया वसूलेगा नहीं एम्प्लॉयर, तो बिल्कुल सर, इट इज अ पार्ट ऑफ CTE in the form of kind and hence will be included in the estimation of national income. It's very correct. 10th, food purchased by foreign tourist at a hotel in New Delhi. Food purchased by foreign tourist. अब फॉरेन का टूरिस्ट है, रेजिडेंट तो भाई फॉरेन का ही है ना, एट ए होटल इन न्यू दिल्ली। अब खर्चा किसने किया है? नॉन रेजिडेंट ने। खर्चा किसने किया बच्चों? नॉन रेजिडेंट ने। लेकिन याद करिए आप, एक्सपेंडिचर मेथड में हमने एक टर्म पढ़ी थी, सब खर्चे जोड़ो। कौन सी गुड्स पे? जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे किए गए खर्चे होते हैं, यानी सामान हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में बना होना चाहिए,
बस उस पे किए गए खर्चे वो जोड़ दो। तो बेटा उसका एक एलिमेंट बताया था, याद होगा आपको खर्चों में, और वो एलिमेंट क्या था? नेट एक्सपोर्ट। और बेटा जी नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यस, एक्सपोर्ट तो प्लस होगा इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जीडीपी एंड एमपी निकालते हुए एक्सपोर्ट इंक्लूड किया जाता है, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग प्रोवाइडेड टू ए डोमेस्टिक सर्वेंट। अच्छा जी, देखो जी, फ्री में उसकी बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा झेला है एक डोमेस्टिक सर्वेंट का। तो बेटा सर्वेंट है, हमारा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को तो जो कुछ हम कैश के अलावा दे रहे हैं वो काइंड में शामिल होगा ही, सीटी का हिस्सा होगा ही। सीटी का हिस्सा हो गया तो उसकी इनकम का हिस्सा होगा, उसकी इनकम का हिस्सा होगा तो इनकम जोड़ के हम कहां पहुंचाते हैं? फैक्टर इनकम जोड़ के हम कहां पहुंचते हैं? एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी से फाइनली हम कहां पहुंचते हैं? एनएनपी एट एफसी। तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, लो जी इंडिया का बंदा है, इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ओके, रशियन एम्बेसी इंडिया में, रशिया की एम्बेसी में इंडियन काम कर रहा है, इंडियन को रशिया के लोगों से सैलरी मिल रही है, तो ये क्या है? रशिया द्वारा इंडिया के लोगों ने जो फैक्टर इनकम कमाई है साहब, ये वो है। इसका मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और अपना तो एनएफवाईए टारगेट है। अगर एनएफवाईए मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो भैया ये जोड़ देते हैं हम डोमेस्टिक इनकम में और पहुंच जाते हैं कहां? एनएनपी एट एफसी। तो यस जुड़ेगा सर, जुड़े इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। डन है बेटा? क्लियर? नेक्स्ट, सब्सिडाइज लंच सर्व्ड टू वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। अब देखो हमारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, हमने कहा भाई सब्सिडी पे तेरे को फूड खिला देते हैं। सब्सिडी पे फूड खिला देते हैं का मतलब, सब्सिडी पे फूड खिला देते हैं का मतलब ये कि 50 रुपए की प्लेट है मान लो फूड की, ठीक है जी, और हमने अपने एम्प्लॉइज को वो फूड 20-20 रुपए में खिला दिया कि भैया 20-20 रुपए दे दो बस तुम, ठीक है, 30-30 रुपए नहीं लेंगे तुमसे। अभी आप कहें सर फ्री में ही खिला दो, बेटा फ्री में खिला दो तो मिस यूज भी होगा, है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत पैसा तो लेना बनता है। तो ये सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं हम, लेकिन किन को दे रहे हैं? अपने ही वर्कर्स को दे रहे हैं ना बेटा। तो हम ये मान के चलते हैं कि वर्कर्स का एक बेनिफिट करा रहे हैं। तो ये वर्कर का जो बेनिफिट है, तो हर तरह के बेनिफिट वर्कर्स के जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? सीपीई का पार्ट तो होते ही है, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दोबारा से वही वाली बात आ रही है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सो सीटी का पार्ट है, सो एनडीपी एट एफसी का पार्ट है, सो एनएनपी एट एफसी का पार्ट है, हेंस इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों, ठीक है, जितनी बातें हैं वो बहुत आसान है। अगर हम समझ के करेंगे तो बहुत आसान है, समझ के ना करें तो भैया बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। समझ के ना करें तो हर चीज का क्रैमिंग करना पड़ेगा, फिर तो हर चीज के लिए रट्टा चलेगा एक, लेकिन आप समझ के करो तो बहुत ही आसान है। देखो, परचेज ऑफ न्यू टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर। अब आप ये बताओ, एक टैक्सी ड्राइवर ने नई टैक्सी खरीदी जी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, टैक्सी सर्विस है उसकी, उसके लिए उसने खरीदी जी टैक्सी। बिजनेस के अंदर क्या किया उसने? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा, और जीडीसीएफ किसका पार्ट है? जीडीपी एट एमपी अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। लो जी बात खत्म। तो यस इट विल बी इंक्लूडेड in the estimation of national income. Dividend received by Indians from investment in shares of foreign company. Dividend received by Indian, लो जी resident India का हो गया। Dividend प्रॉफिट का पार्ट, मतलब प्रॉफिट का कंटेंट कहां से मिला? फॉरेन से, फॉरेन कंट्री से फैक्टर इनकम। मतलब क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब किसका पार्ट? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब किसका पार्ट? एनएनपी एट एफसी का पार्ट। यस इंक्लूडेड, ठीक, नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम बट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हैविंग अ क्लिनिक एट इट्स ओन रेजिडेंस। बच्चों याद करो, मिक्स्ड इनकम यही बताई थी मैंने। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदा है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदा है
वो अगर अपने सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने ही लगाता है तो उसकी जो इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम होती है, क्योंकि उसकी उस कमाई गई इनकम में से हम कितना हिस्सा उसका रेंट का है, कितना हिस्सा उसका इंटरेस्ट का है, कितना हिस्सा उसका प्रॉफिट का है और कितना हिस्सा उसका सीटीई का है, हम इसको क्लासिफाई अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के बंदे की इनकम कौन सी इनकम होती है बच्चा जी? मिक्स्ड इनकम होती है। और जो वो मिक्स्ड इनकम होती है वो किसका हिस्सा होती है? अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी का हिस्सा होती है तो बच्चों वो अपने आप एनएनपी एट एफसी का हिस्सा हो गई है। ठीक है, क्लियर है, डन। चलो आगे, एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर बाय द गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट ने बड़ा कैपिटल फॉर्मेशन किया है तो कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया? फ्लाईओवर, कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया। किसका हिस्सा होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होता है, विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी एट एमपी का पार्ट होता है। डन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉई। इंश्योरेंस प्रीमियम आप कहोगे सर 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 एम्प्लॉय पे कर रहा है, एम्प्लॉयर बोलते तो काइंड हो जाता, एम्प्लॉयर करता तो ये खर्चा क्या होता? काइंड होता, और काइंड होता तो सीटी का पार्ट होता। पर बेटा एम्प्लॉयर तो कर नहीं रहा, कर कौन रहा है? कर तो साहब एम्प्लॉय रहा है। अब एम्प्लॉय कर रहा है तो क्या जोड़े या ना जोड़े? सोच में आ गई ना बात कि एम्प्लॉय कर रहा है सर, एम्प्लॉय के जोड़े या ना करें। अब ये सोच ऐसी समझो बेटा, एम्प्लॉय अगर कर रहा है खर्चा तो एम्प्लॉय ये खर्चा कहां से कर रहा है? अपनी सैलरी में से कर रहा है, ठीक है ना? तो एम्प्लॉय के जो ये खर्चे हैं, सैलरी कमाई, खर्च करना स्टार्ट किया, तो जो उसने खर्च करना स्टार्ट किया वो इनकम मेथड के अकॉर्डिंगली, इनकम कह रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सैलरी रिसीव होती है, मैं अपना इंश्योरेंस करा लेता हूं, मान लीजिए इंश्योरेंस का प्रीमियम भरूंगा, वो जो मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम भरूंगा बेटा मेरे अकॉर्डिंगली तो मेरा खर्चा ही है, घर का एक तरह का वो है ना, तो ये किसका हिस्सा बन गया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस, इट विल बी इंक्लूडेड एंड हेंस इट इज इंक्लूडेड इन जीडीपी एट एमपी according to expenditure method, and hence it is included in NNP at FC according to expenditure method. You will achieve the national income by adding this in GDP at MP. Done. Fee paid by students. बच्चों आप स्कूल की फीस भरते हो, आप ट्यूशन की फीस भरते हो, ये आपका घर का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना? आपके पेरेंट्स की सैलरी से, बिजनेस इनकम से, प्रोफेशनल इनकम से ये खर्च किए जाते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ योर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। यस, इट विल बी इंक्लूडेड in GDP at MP according to the expenditure method and hence included in estimation of national income. Okay बच्चों, purchase of equipment for installation in a factory. Purchase of equipments, assets खरीदी गई है कैपिटल नेचर की, फिक्स एसेट्स फैक्ट्री के अंदर बिजनेसमैन ने खर्च किया है कैपिटल गुड्स पे, किसका हिस्सा बढ़ाया था एक्सपेंडिचर मेथड में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। बस हो गया, जोड़ के कहां पहुंचते हो? जीडीपी एट एमपी का पार्ट है। यस, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, HP uses its own new laptops in its office. सर वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वैसे तो। अच्छा नहीं, कुछ और सिस्टम अलग बना दिया भाई इसने। HP uses its own new laptops. अच्छा HP के ही तो होते हैं न्यू लैपटॉप्स, ठीक है, HP कंपनी के भी लैपटॉप्स आते हैं। इन इट्स ऑन ऑफिस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक ठीक बिल्कुल जुड़ेगा। लॉजिक जब कोई प्रोड्यूसर सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स की प्रोडक्शन करता है, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन करता है, यस वो नेशनल इनकम का पार्ट होती है क्योंकि उसकी वैल्यू का अंदाजा लगाया जा सकता है। और दिस इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये नाम अगर आप भूल गए हैं तो याद करें बेटा, प्रोडक्शन मेथड में मैं रिवाइज कराता हूं,
प्रोडक्शन मेथड में आप क्या करते होते हैं, आप लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करते हैं, तो आप जीडीपी एट एमपी पे पहुंचते हैं। फिर जब वैल्यू ऑफ आउटपुट की बारे में बात आती थी तो वहां तीन चीजें जोड़ते थे आप, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, इसकी वैल्यू को आप, इसका मतलब एस्टीमेट कर सकते हैं। तो यस, इसकी वैल्यू एस्टीमेट हो सकती है, इसलिए ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, इसीलिए ये जीडीपी एट एमपी का पार्ट है, इसीलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट है, एनएनपी एट एफसी का भी ये पार्ट इसीलिए है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी पूरी तरह से। और एक बात बता दूं मैं आपको, हमने इस बात को वहां भी समझा था, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि एक किसान जो है वो गेहूं बना रहा है, अब जितना गेहूं की बैग्स उसने मार्केट में बेचे उसकी वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, ये एग्जांपल मैंने उस समय लिया था वहां पे। और जितना गेहूं वो अपने घर में ले जाएगा वो भी लेना पड़ेगा 2, और जितना गेहूं वो क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में बचेगा, यानी बना लेकिन बिका नहीं, वो भी वो जोड़ेगा। जब वो ये सब कुछ जोड़ेगा तब जाके हम उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से एचपी के लैपटॉप्स आते हैं, और एचपी अपने खुद के ऑफिस में अपने ही खुद के लैपटॉप रख रहा है, तो यस इट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हेंस इंक्लूडेड। अर्निंग फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब इन मैकडी बाय स्टूडेंट। लो जी, अब स्टूडेंट है, जॉब कर रहा है तो सिटी कमा रहा है, सिटी कॉम्पनसेशन है ना, तो यस फैक्टर इनकम उसकी इनकम है तो भाई नेशनल इनकम में जुड़ेगी। ठीक है ना, वो जो इनकम कमा रहा है उसकी इनकम नेशनल इनकम का, प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है भाई वहां पे, यस जुड़ेगी। इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट बाय द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल ने बैंक में डिपॉजिट दिया। बेटा सुनो, अगर कोई बंदा किसी को लोन देता है और वो लोन का पैसा, यहां इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना, आप में से मैक्सिमम बच्चे यहां पर एक गलती करेंगे, आप कहेंगे इंडिविजुअल है अपने घर में पैसा इस्तेमाल करेगा, सर ये नहीं जोड़ना। आप ही ने समझाया था प्रोडक्शन फोर्स, अगर लोन सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया जाता है, कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जाता है, तो वो जुड़ता नहीं है, उसका इंटरेस्ट जुड़ता नहीं है। बच्चों लाइन दोबारा पढ़ो, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट इंडिविजुअल नहीं पे कर रहा, लोन बंदे ने नहीं ले रखा, लोन बंदे ने दे रखा है। किसको? बैंक को, और बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है उस डिपॉजिट्स के ऊपर। अब आप मुझे बताओ, बैंक हमारे पैसों को कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल करता बच्चों, बैंक हमारे पैसों को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है? प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। सोचो आप कितने तरीके से पैसा बैंक को जमा कराते हो। आप बैंक को पैसा जमा कराते हो बच्चों सेविंग अकाउंट में, आपको याद होगा, याद क्या होगा आपको, सबको पता बेटा, सेविंग अकाउंट में। आप बैंक को पैसा देते हो आरडी अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट में। आप बैंक को पैसा दे देते हो एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे डिपॉजिट्स में आप बैंक को पैसा देते हो। ये जो डिपॉजिट्स आप बैंक को कराते हो, ये जो डिपॉजिट्स आप बैंक को कराते हो, बैंक इन डिपॉजिट्स पे बेटा आपको क्या देता है? आपको साहब इंटरेस्ट मिलता है। अब इस इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो बैंक आपके सेविंग अकाउंट के पैसों को, आरडी एफडी के पैसों को बेटा रख के थोड़ी बैठा रहता है। बैंक इन पैसों को प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आगे लगा देता है, आगे लोन पे दे देता है। खुद अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं बैंक के, तो यस बैंक आपको उस आपके सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए बैंक आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा है, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये इंटरेस्ट की पेमेंट नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि आपको फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है। आपने उसको लोन दिया, अमाउंट दिया, बैंक ने आपके पैसों को पे बिजनेस किया, तो आप एक तरह से बैंक से जो ब्याज ले रहे हो वो बैंक आपको प्रोडक्टिव पर्पसेस के अगेंस्ट दे रहा है, विल बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया, रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया। देखो जी, फॉरेन कंपनी को लोन दिया गया था, लोन गिवन टू फॉरेन कंपनी, ठीक है, और उस पे अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है।
बिल्कुल सिंपल है, इंटरेस्ट फैक्टर इनकम है और आपको अब्रॉड से मिल रही है, इसका मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, एनएफवाईए का हिस्सा है, नेशनल इनकम का हिस्सा है, बहुत सिंपल है। तो 24-25 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, ये भी जुड़ेगा सर। क्यों? डिवेंचर्स बच्चों आप सब लोगों को पता है, डिवेंचर्स जो हैं वो एक तरह का लोन है, ठीक है। आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे का मतलब ये आपने उस कंपनी को लोन दे रखा है। अब लोन किसको दे रखा बेटा? कंपनी को। और कंपनी आपके द्वारा लिए गए इस लोन से बिजनेस करेगी, और बिजनेस करेगी तो उस बिजनेस में से आपको प्रॉफिट देगी, और जो वो प्रॉफिट नहीं, गलत वर्ड यूज कर गया, अगर आप शेयर्स खरीदते तो आपको प्रॉफिट देती डिविडेंड की फॉर्म में, लेकिन आप लोन ले रहे हो, लोन दिया आपने, आपको इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट उस कंपनी के लिए बेटा फैक्टर पेमेंट है और आपके लिए फैक्टर इनकम है, क्योंकि आपने कैपिटल नाम का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। तो यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग ए फ्लोर टू द बिल्डिंग। और ठीक है, तो ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर आपने एक फ्लोर और डाल दिया, मान लो 3 मंजिला इमारत है, चौथा मंजिल डाल दिया, तो आपने कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया है ना, तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। पेंशन पेड टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय। अब बेटा किसी बंदे ने पूरी उम्र आपके लिए काम किया, आप उसको रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन दे रहे हो, तो पेंशन दे रहे हो तो उसकी सैलरी का ही पार्ट है ना। पेंशन ऑन रिटायरमेंट किसके अंदर पढ़ा था हम लोगों ने इसको? इनकम मेथड के अंदर, सीटी के अंदर, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। याद आ गया? ओल्ड एजर्स की पेंशन के बारे में बात नहीं हो रही बेटा, अगर ओल्ड एजर्स की पेंशन होती नहीं जुड़ती, बात हो रही है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ सीटी, विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन फार्म ऑन बाय फैमिली। तो ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं तो 2 लॉजिक लगा सकता हूं, सुनो ध्यान से। 2 लॉजिक क्या लगेंगे? हमारे घर के लोग हमारे फार्म पे फ्री में काम कर रहे हैं, राइट? अब उगा रहे हैं कुछ फार्म पे, गाजर मूली कुछ उगा रहे हैं, फ्रूट सब्जियां कुछ उगा रहे हैं। हाँ, जो उगेगा वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होगा, बाजार में थोड़ी बेचने जाएंगे, फिर तो हम किसान हो गए, फिर तो किसान हो गए। नहीं, बाजार में नहीं बेचना, अपने लिए उगा रहे हैं। तो अपने लिए उगाई गई गुड्स की वैल्यू तो यस, इसका एस्टिमेट हो सकता है, एस्टिमेशन हो सकता है। याद करो बच्चों, एक बात बताई थी, अपने लिए प्रोवाइड की गई सर्विसेज का एस्टिमेशन नहीं हो सकता, तो सर्विसेज की वैल्यू को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन अपने द्वारा बनाई गई गुड्स का एस्टिमेशन होता है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स जो बनती है उसका एस्टिमेशन होता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू को जोड़ा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कुछ सैलरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक बात सैलरी की है उसका भी अंदाजा लग सकता है, और वो भी उस एंगल से भी बात करूं तो भी नेशनल इनकम में इंपोर्टेड सैलरीज की वैल्यूएशन जुड़ती है। बेटा अगर कुछ नहीं जुड़ता तो अपने लिए जो सर्विसेज की वैल्यूएशन होती हैं वो नहीं जुड़ती। ठीक है, बाकी फर्स्ट वाला ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और इसको समझना भी थोड़ा आसान है, तो यस उसको फॉलो करिए आप। इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन कैन बी एस्टिमेटेड बिकॉज दीज आर गुड्स नॉट द सर्विसेज। ऑलराइट, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्नीचर परचेज ऑफ फर्नीचर बाय फर्म। ये तो ठीक है यार, एक फर्म ने फर्नीचर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट करिए ना, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन ऑफ बाय फैमिली, ये ऊपर भी आया था कि एक स्टूडेंट ने अपनी स्कूल की फीस दी। अब एक स्टूडेंट स्कूल की फीस देता है तो बेटा फैमिली से लेके ही देगा, ठीक है, खुद थोड़ी प्रोड्यूस करेगा, खुद थोड़ी ना प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर भी हमने क्या पढ़ा था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर याद नहीं आया तो ये देखो, यहां दिखाता हूं मैं अभी आपको, ये देखो, फीस पेड बाय द स्टूडेंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये दोबारा से आ गया यहां पर। अब यहां पर लिखा आ गया फैमिली ने खर्चा किया है एजुकेशन पे, बात वही है, फिर घूम के आती है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है तो इंक्लूड होगा इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक होगा बेटा। 30, 31,
पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय द हाउस होल्ड, पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय द हाउस होल्ड्स। अभी हम लोग जो घर हाउस होल्डर्स जो है, हम लोग बस फेयर पे कर रहे हैं, बस का किराया। तो भाई घर का खर्चा ही एक तरह का, ये भी डोमेस्टिक एक्सपेंस ही है, पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड it is a part of GDP at MP, so according to that it is a part of NNP at FC, so according to that it will be included in the estimation of national income. Then allowance of member of parliament ठीक है भाई, सीटी सैलरी है उनकी, अलाउंस मिलते हैं उनको, तो उनके सैलरी का पार्ट है, तो yes it will be included in the estimation of national income. Money received from a worker working abroad by his family for a period of less than 1 year. Money received from a worker working abroad, हमारा कोई फैमिली मेंबर अगर अब्रॉड जाकर के काम कर रहा है, राइट, और उससे हमें मनी रिसीव होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि सर ये ट्रांसफर पेमेंट है, सर ये नहीं जोड़नी इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगली बात पढ़ो, अभी बात अधूरी है, अगली पढ़ो। यहां तक इतनी बात होती तो ठीक हो गया, ठीक है, अब्रॉड इज फैमिली, ये यहां तक होता तो बात खत्म हो गई थी। मैं क्या बोलता, नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इतनी बात नहीं है बच्चों, आगे की बात भी पढ़ो। फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम समय हुआ उसको वहां गए हुए, इसका मतलब अगर किसी बंदे को बेटा 1 साल से कम समय हुआ तो वो रेजिडेंट तो इंडिया का ही है, ही इज एन इंडियन रेजिडेंट। इफ ही इज एन इंडियन, क्योंकि इंडिया का किसी भी कंट्री का रेजिडेंट होने के लिए हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स के अंदर, यहां पर रेजिडेंट वो जो 1 साल से अपने देश में रह रहा हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया को बिलोंग करता, तो वो इंडियन रेजिडेंट होगा। तो उसको तो भी 1 साल हुआ नहीं वहां पे गए हुए बेटा, तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया को लाई करता है, इंडिया को बिलोंग करता है। तो इंडियन रेजिडेंट जो इनकम कमाएगा, तो वो इनकम तो बच्चे NNP एट FC का पार्ट होगी, क्योंकि वो इनकम कमा के जो भेजेगा वो क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो किसका पार्ट होगी, NFYA। ट्रांसफर इनकम वो तब होगी जब वो रेजिडेंट इंडियन नहीं होगा। बात को आप मेरी समझने की कोशिश करो। अगर वही बंदा हमारा फैमिली मेंबर 1 साल से ज्यादा समय से वहां पे रह रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, अब वो जो कुछ भी भेजेगा वो ट्रांसफर इनकम होगी और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। पर उसको पहले नॉन रेजिडेंट तो होने दो, अभी तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो अभी जो वो पैसे भेज रहा है बेटा वो हमारा रेजिडेंट के नाते भेज रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड हेंस इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों ये 33 पॉइंट और जब हमने ऊपर डिस्कस करे थे ये 36 पॉइंट, 33, 33 एंड 36 कितने हुए, 69 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में, और मैंने सारे समझा दिए बेटा आपको 69 पॉइंट्स पढ़ने के बाद में, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचना वाला जो अलावा इसके आपके पूछा जा सके। बट ये है कि पूछा तो कुछ भी जा सकता है बच्चों, बट ये है कि आपका इन पॉइंट्स को पढ़ के काफी अच्छा मजबूत बेस बन जाता है, जिससे हम आने वाले किसी भी पॉइंट को थोड़ा सा इधर उधर करना हो तो हम आराम से कर भी सकते हैं। पर शर्त यह है कि इन सभी पॉइंट्स जो मैंने भी आपसे डिस्कस करे हैं, 69 के 69 पॉइंट्स, ये लॉजिक के साथ आपको होने चाहिए। अगर लॉजिक से सही फिट बैठ रहे हैं आपके, तो आपके वही लॉजिक आपके, अब इनसे मिलता जुलता कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, आप हर चीज का आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर का बच्चों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी बढ़िया हो चुकी है आपकी, और ये व्हाट टू इंक्लूडेड एंड नॉट टू इंक्लूडेड, इसकी प्रैक्टिस भी पूरी अच्छे से मैंने आपको करा दी है।